कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलो और अपनी क्लास से आगे पहुंच जाओ। PA1 स्प्रिंट में मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आधे घंटे में खत्म करने जा रहे हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कंसेप्ट समझ आए और आप अपने आगे की जर्नी स्टार्ट कर सके बच्चों। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों चीजें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फिजिकल चेंज किसे कहेंगे? जब भी किसी भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज। एग्जांपल, आइस की मेल्टिंग, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। आपने वाटर को इवापोरेट करा दिया, हुआ क्या? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वहीं पर अगर कुछ नया बन जाए, कुछ नया सब्सटेंस बन जाए जिसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। और जहां जहां केमिकल चेंज होगा वहां वहां केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये रहा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डेफिनेशन। इसके अलावा ये तो बेसिक है, सबको पता है कि जो चीजें पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में उसे हम रिएक्टेंट कह देंगे, और जो चीजें रिएक्शन में बनती है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, उसे हम क्या कह देंगे? प्रोडक्ट्स कह देंगे। ठीक है। इसके बाद चलो कुछ एक्टिविटीज पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली एक्टिविटी आती है आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से जलेगा और जलने के बाद सफेद कलर की राख बना लेगा। क्या बनाएगा? राख। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसका कलर क्या है? व्हाइट। अब ध्यान देना, अगर इसी मैग्नीशियम रिबन को मैं एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। किसकी? अरे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वापस लेयर किसकी बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसीलिए जब हम ये एक्टिविटी करते हैं जलाने वाली, तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता है। क्यों? ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाए। अगर ये लेयर रिमूव नहीं होगी तो ये जलने से रोकेगी। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन हुई। देखो, लेड नाइट्रेट कलरलेस, पोटेशियम नाइट्रेट कलरलेस, सॉरी, लेड नाइट्रेट कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस। दोनों किस फॉर्म में है? दोनों एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। सर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन किसी भी चीज का पानी के साथ सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जब इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया, अचानक से एक कलर अपीयर हुआ, येलो कलर। ठीक है। और ये येलो कलर एक्वस मतलब ये पानी में सॉल्यूबल नहीं था, गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं था, तो इसने नीचे प्रेसिपिटेट बना लिया। अभी सिर्फ ध्यान रखो क्या क्या बन रहा है। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट हुआ लेड नाइट्रेट से, क्या बना? लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो एक्वस पार्ट में कलरलेस सॉल्यूशन जो बचता है, जो सॉल्यूबल पार्ट बचता है। इसके बाद एक और एक्टिविटी देखो। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, उसके ऊपर एसिड डाल दिया। उसमें क्या डाल दिया भैया? एसिड डाल दिया। जैसे ही जिंक एसिड के प्रेजेंस में आएगा, यह रिएक्ट करेगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जो इस ट्यूब से बाहर आएगी। और आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस चेक करनी है, तो जहां पे भी वो गैस इवॉल्व हो रही है वहां पे बर्निंग कैंडल ले जाओ, और अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड से जला, विच विल कंफर्म कि जो आपकी गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी यहां लिखी हुई है आप सभी को। अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े। अब देखो, जब हमने इन तीन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब भी कुछ नया बन रहा है, तो कुछ चीजें हैं जो आसानी से ऑब्जर्व हो जा रही हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था। क्यों बना था हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में गैस इवॉल्व हो जा रही है, कलर चेंज हो जा रहा है,
या तो स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, जिंक के टुकड़े थे गायब हो गए थे, एक्वस सॉल्यूशन बन गया था, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सर टेम्परेचर चेंज कहां हुआ? अरे ये वाली रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, फील लेना है। रिएक्शन से पहले फ्लास्क को टच करो, रिएक्शन के बाद जाके टच करो। रिएक्शन के बाद जाके फ्लास्क को टच करोगे तो फ्लास्क गर्म लगेगा आपको, विच मींस हीट रिलीज हुई है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो सॉलिड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इसीलिए क्या लिखा है? सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कब होगी? जब केमिकल चेंज होगा। केमिकल इक्वेशन शॉर्टकट में ये समझो आप कि शॉर्टकट तरीका किसी भी रिएक्शन को लिखने का। अब अगर ऐसे वर्ड इक्वेशन लिखने जाओगे तो हजारों लाखों रिएक्शन कितना लिख पाओगे? तो हमने क्या किया? हमने शॉर्टकट अपना लिया। सिंबल और फॉर्मूले का यूज करके जो हम लिखते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब दो टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, एक अनबैलेंस और एक बैलेंस। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जहां एलिमेंट्स दोनों साइड बराबर हो, सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। कुछ इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होती है, कुछ अनबैलेंस होती है। अगर वो अनबैलेंस है तो हम उसको बैलेंस करते हैं बच्चों। और काफी बच्चों को दिक्कत आता है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ये वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, डू चेकआउट, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। इसके अलावा हमें क्या जरूरत है बैलेंसिंग की? तो आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हर केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करती है, और ये लॉ फॉलो होते हुए तभी दिखेगा जब आप रिएक्शन को बैलेंस करो। ये सीबीएसई का पीवाईक्यू है, तो समझ जाओ स्कूल में आने के चांसेस है। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन तो लिख दिया, एक केमिकल रिएक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करें? क्यों सर ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी ही क्यों है केमिकल रिएक्शन से? ताकि हमारा काम बचे, ज्यादा लिखना ना। एक रिएक्शन को देख के सारी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये सारा काम आसान कैसे करते हैं? आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट मेंशन करो, जो भी एक्वस है, सॉलिड है, गैस है। अच्छा देखो, गैस इवॉल्व होती है तो हम अपर एरो से लगाते हैं। कोई भी हीट चेंजेस हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, या फिर रिएक्शन को करवाने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, तो भी बताओ। अगर हीट रिलीज हो तो हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट के साइड, और अगर हीट रिक्वायर्ड हो तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने हीट का सिंबल बनाया था, डेल्टा का सिंबल बोलते हैं उसे। ठीक है, और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, हमें यह भी मेंशन करना है। नहीं तो पता चले कोई कॉन्सेंट्रेटेड लेके रिएक्शन करा लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हाथ पे गिर सकता है, क्योंकि वो हानिकारक होता है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन जाता है, जैसा अभी हमने येलो प्रेसिपिटेट बनाया, तो प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं। और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है ना बच्चों, जो स्पेशल कंडीशन के अंदर ही हो पाएगी, नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, एरो पर उस कंडीशन को रखते हैं। जैसे अमोनिया गैस की जब फॉर्मेशन करोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में 773 केल्विन मतलब 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करते हैं, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके ये रिएक्शन होती है और अमोनिया बनता है। और अगर सिर्फ यही दोनों कंडीशन रखोगे तो रिएक्शन होगी बट बहुत स्लो होगी। तो इस स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे? आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। और उसकी डेफिनेशन यहां लिख रखी है। अगेन आपको नोट्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इसको अवेल कर लीजिए। अगला अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है टाइप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम में ही लिखा हुआ है,
तो इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसा प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट। हीट को दूसरा प्रोडक्ट मत बोल देना। और ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप चूना कहते हो, इसको जब पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा? चूने को पानी में डाला, बना चूने का पानी। इसी चूने को पानी को कॉमन नेम स्लेग्ड लाइम और केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो चूने का पानी है ना, ये पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में दीवालों को रंगने में काम आता है, व्हाइट वॉश करने में काम आता है। और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवालों पर लगाते हो तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट वॉश करने के बाद मस्त सफेद चमक आती है, इसीलिए इसको मिल्की प्रेसिपिटेट भी कहा जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और वो प्रेसिपिटेट दीवालों पर पतली सी लेयर बनाकर रह जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो व्हाइट वॉश करने के बाद दीवार को सूखने में समय लगता है। ठीक है, और ये रिएक्शन अति आवश्यक है। ठीक है, कॉमन नेम्स याद रखोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कुछ और एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जहां देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ था, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, क्या बनेगा? वाटर बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बड़े हलवे से रिएक्शन है, ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। इसके बाद एक नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें बच्चे हीट रिलीज होती है। क्या होता है? हीट रिलीज हो, उसे हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जांपल है, अरे नेचुरल गैस तो सुना ही होगा। नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर। ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन या डाइजेशन का एग्जांपल दे दो। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जा रहा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में जो खाना टूट चुका है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। CO2 गैस रिलीज हो गई जो आप एक्सहेल कर देते हो। पानी आपकी बॉडी को नीडेड है और साथ में खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, वो बॉडी में ही रह जाती है, जो एनर्जी बॉडी कंज्यूम करती है। तो ये थे एक्सोथर्मिक के एग्जांपल। एक चीज आप याद रखोगे, सारे के सारे जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। वैसे ही अगला टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। अभी बता रहा हूं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। जब वेजिटेबल मैटर से कंपोस्ट बनाते हो उसमें हीट ज्यादा रिलीज हो जाती है जितना तुम प्रोवाइड करते हो, इसीलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सेप्शन है, बता दिया क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जितना हीट प्रोवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। अब डिकम्पोजिशन, आपको पता है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, तो इसको कॉम्बिनेशन का उल्टा कहते हैं, जहां पर एक रिएक्टेंट को हम तोड़ेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब तोड़ रहे हैं तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी हम तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हम हीट करके तोड़े, तो जैसे फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, और दो गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अब इस तीनों रिएक्शन में एक चीज ऑब्जर्व करो, सॉल्ट किसी भी टाइप का हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, पहला प्रोडक्ट जो जिस मेटल का सॉल्ट है उसी मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, देख लो। और अगर सल्फेट के कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो गैस कौन सी रिलीज होगी? SO2 SO3। कार्बोनेट को हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रेट के कंपाउंड को हीट करोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर याद रखना ब्राउन फ्यूम्स होती है, ब्राउन धुआं होता है इसका। ये ट्रिक याद रखना आप लोग, ठीक है, आपको बहुत फायदा देगा। कोई सा भी सल्फेट का कंपाउंड हो, कोई सा भी मेटल सल्फेट हो, गैस ये दोनों निकलनी है, कार्बोनेट में ये और नाइट्रेट में ये दोनों, ये ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। अब मान के चलो एक और एग्जांपल, फोटोलिटिक, मतलब हीट से नहीं तोड़ेंगे, सनलाइट से तोड़ेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे और फिर तोड़ेंगे। तो ये दो काफी फेमस रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो सिल्वर और क्लोराइड गैस निकल गया, यहां सिल्वर और ब्रोमीन गैस निकल गया। ये दोनों रिएक्शन कहां यूज की जाती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और क्योंकि ये दोनों सॉल्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इन सॉल्ट्स को अगर रखना हो तो सनलाइट से दूर रखा जाता है और डार्क कलर बॉटल्स में रखा जाता है, ताकि सनलाइट इसके आर पार ना जाए। अगर आर पार गया तो ये बेचारा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे फेमस रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस के सारे स्टेप्स लिख दिए, इतने किताब में नहीं लिखे। क्या मटेरियल चाहिए? मिन मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया। सर्किट में देख, डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे आप, अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप, तो इस डायग्राम को देखो आप, एक चीज देखो, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस कलेक्ट हुई है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में एग्जैक्ट डबल अमाउंट में गैस कलेक्ट हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बच्चों ये स्टेप्स है जो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे, जब भी हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमें डबल अमाउंट में हाइड्रोजन दिखता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट ऑफ गैस कैसे कलेक्ट होती है इन कंपैरिजन टू द अदर, तो आंसर चुपचाप ये वाली रिएक्शन लिख देना। क्या होता है? जब हम देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो, जब हमने वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है बच्चे? 2:1। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में डबल इन कंपैरिजन टू द अदर वन। ठीक है, समझ में आई बात? यहां लिखा भी हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है, मैं बस समझाने का काम कर रहा हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है आपका अब ये दो और एग्जांपल है, जैसे सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो सोडियम मेटल मिल जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और एक चीज इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखना, हमेशा जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं ना, जैसे वाटर के केस में हाइड्रोजन कैथोड पर रिलीज होगा और ऑक्सीजन एनोड पर। याद कैसे रखोगे? ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड। यही लॉजिक यहां पे भी लगेगा। देखो मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसीलिए वो कैथोड पर रिलीज हो रहे हैं। क्लोरीन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है और दोनों एनोड पर रिलीज हो रहे हैं। खत्म हो गया, आगे चलो। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंदगी का रूल बताती है कि अगर कोई कंपाउंड बनाकर घूम रहा है, अगर कोई कंपाउंड बनाकर घूम रहा है बच्चों, और उनसे ज्यादा रिएक्टिव कोई आ गया तो कंपाउंड में से बी को रिप्लेस हो गया। जैसे इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए अपना कंपाउंड बना लेगा और बी भैया गाएगा चन्ना मेरे गा देगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लाइब्रेरी हाइड्रोजन, कॉल मी समथिंग गुड प्लीज। ठीक है, इससे सारे मेटल्स याद हो जाएंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे आइए। अब इसी एग्जाम्पल देख लो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आयरन रिएक्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट से, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, कॉपर को उसके कंपाउंड से धकेलेगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। कॉपर बेचारा रो रहा है। अब देखो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो आयरन जब अपना कंपाउंड बनाएगा तो उसका कलर रहेगा, तो कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी और भी दो एग्जाम्पल है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस मार देगा। दो जगह बेचारा कॉपर डिस्प्लेस हुआ, इसीलिए मैंने तीसरा एग्जाम्पल कॉपर के नजरिए से बना दिया। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर हो गया डिस्प्लेस। समझ में आई बात? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से अलग कर देगा, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है कि फिर से रिएक्टिविटी का खेला होगा, ना 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 ना।
इसमें आयंस की फेरबदली होती है। मेरा वाला तेरा, तेरा वाला मेरा। कहते दो दोस्त क्या बोलते भाई, जो तेरा वो मेरा और जो मेरा वो तेरा, ये कहते भाई लोग आपस में। तो वही हुआ है, देखो क्या हुआ। देखो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, तो रिएक्शन के बाद क्या देखोगे, बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ। देख लो भैया लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए। बेरियम और क्लोराइड थे साथ में, सोडियम और सल्फेट थे। देखो बेरियम सल्फेट के साथ बनाया हुआ दिख रहा है कंपाउंड बेरियम सल्फेट, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड के साथ निकल लिया, सोडियम क्लोराइड के साथ निकल लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, रिएक्टेंट्स हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और प्रेसिपिटेट यहां किसका बन रहा है बच्चों, प्रेसिपिटेट यहां बन रहा है बेरियम सल्फेट का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। सर प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का क्यों बना, सोडियम क्लोराइड का क्यों नहीं बना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है। क्लास के स्टार्टिंग में जाओ, प्रेसिपिटेट का मतलब बताया था ऐसा सॉलिड जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे इसके और एग्जांपल देखो, देखो नाम में देखो, बस नाम देखो, बस नाम में ही दम है इनके। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा बच्चे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं बात। अब ये वापस वो वाली एक्टिविटी देखो जो हमने देखा था, लेड नाइट्रेट कलरलेस था, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस था। लेड किसके साथ भाग लिया, आयोडाइड के साथ, तो पोटेशियम बोला मैं नाइट्रेट के साथ जा रहा हूं घूमने, तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बना था, याद आया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो एग्जांपल था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे आयंस एक्सचेंज हो जाएं, समझी बात। अब तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये लिख दोगे, हर वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक और रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा यहां पे, डबल डिकम्पोजिशन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो आयंस कौन से, सोडियम Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसके दो आयंस H प्लस Cl नेगेटिव। तो Na प्लस Cl नेगेटिव को लेके भागा सोडियम क्लोराइड, H OH को लेके भाग गया, पानी बन गया। तो यहां पर भी आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं और ये भी इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम लेगा। पर जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सर इसमें प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट कहां से बनाएगा, वाटर तो वाटर है, वो भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो यहीं से एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉरी, नॉट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कुछ न्यूट्रलाइजेशन भी होते हैं, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट वापस सुन लेना, समझ में आई बात। वही चीज यहां पर हमने लिख रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब आगे आएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। देखो ये डेफिनेशन तुम्हारे लिए बच्चा नहीं समझाऊंगा इसे, एग्जाम्पल देखो आप सीधे, एग्जाम्पल देखो, काम की बात एग्जाम्पल में होती है। देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ, बनाया कॉपर और वाटर। अब रिएक्शन में एरोस को ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कहां है प्रोडक्ट में, ये रहा, यहां से यहां गया तो कॉपर ने अपना एक ऑक्सीजन लूज किया। जब भी आप ऑक्सीजन लूज करोगे आपका होगा रिडक्शन, ठीक है। अगली बात, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहां से मुन्ना यहां गए हैं, यहां पे ऑक्सीजन का एक भी एटम नहीं है, यहां पे है, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन गेन किया है, तो इनका क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो एजेंट्स की बात, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना मुन्ना, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है ना उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पेन ड्रॉप मूवमेंट खत्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और एग्जांपल दूं, नहीं तुम बोलो एक और दूं, लो दे देते हैं भाई, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। देखो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ने लूज किया बेटा, देखो यहां गलती से उधर चला गया था, इधर उधर हो जाता हूं बेटा, भावुक हो जाता हूं मैं। आयरन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर,
सर एल्यूमिनियम तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है सर, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर हमको आ गया सर, आगे बढ़ो बेटा। दो डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, एक ऑक्सीजन के टर्म्स में और दूसरा हाइड्रोजन के टर्म्स में। और हाइड्रोजन के टर्म्स में डेफिनेशन उल्टी होती है, ये देखो बस इतना याद रखना है। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका उल्टा रिडक्शन में कर दो, ऑक्सीजन का माइनस होगा। देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकला रिडक्शन। हाइड्रोजन में उल्टा है, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन, जुड़ेगा तो रिडक्शन। बस ऐसा याद कर लो, खत्म है कहानी। और एजेंट तो अभी भी वही है। देखो बेटा H2S ने क्या किया, सल्फर में हुआ है कन्वर्ट, तो इसने हाइड्रोजनवा को लूज किया है, तो लूज किया है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशनवा। अगर इसका ऑक्सीडेशनवा हो गया तो ये होगा एजेंटवा रिड्यूसिंग। ठीक है, वैसे ही क्लोरीनवा को अगर हम देखें तो ये ससुरा हाइड्रोजन गेन किया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो एजेंटवा कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंगवा वाला एजेंटवा होगा, है ना। आगे बढ़ो भैया, हो गया, यही था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 90% चैप्टर खत्म। अब क्या होता है, अगर तुम्हारे मेटल के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक कर दे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन होने के कारण आमतौर पर जनरली मेटल कमजोर हो जाता है बेटा, टूट जाता है वो, ऐसा समझो मेटल कमजोर हो जाता है, उसी को कहते हैं करोजन। पढ़ लो, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ये सब अटैक कर दे तो इनका करोजन हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का करोजन हो गया। हाइड्रोजन पे किसने अटैक किया, हवा और पानी ने मिलकर अटैक किया भाई साहब, और जैसे ही मिलकर अटैक किया तो इन्होंने बना लिया Fe2O3.XH2O। सर ये .XH2O क्या है, ये .XH2O क्या है, ये भाई नमी को दर्शाता है। जब भी किसी फॉर्मूले में .XH2O मिले तो समझ जाओ कि वो नमी दर्शा रहा है, नमी। ठीक है, और XH2O क्यों सर, क्योंकि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है ये फिक्स्ड ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए X ये भी लिखा हुआ है। और जब भी करोजन हो तो मेटल्स अपना शाइन, अपनी चमक छोड़ देता है। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मेटल का करोजन उसके लिए नुकसानदायक हो, कुछ के लिए फायदेमंद भी होता है। जैसे एल्यूमिनियम पे जब ऑक्सीजन की लेयर बनती है तो वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, आयरन के नहीं। समझे बात। हालांकि कोरोजन एक डिटेल में हम 3rd चैप्टर में भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहां बता दिया। सर कोरोजन से बचने का तरीका, पेंट कर दो सर, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक मेटल की परत चढ़ा देते हैं आयरन पे। सर जिंक भी तो मेटल है, हां जिंक मेटल है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम की तरह वो जिंक ऑक्साइड की जो लेयर बनाएगा ना, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मतलब जिंक के लिए करोजन फायदेमंद है। तो एक तो पहले जिंक की लेयर हो गई आयरन से, अगर रिएक्ट हो गया तो जिंक ऑक्साइड की लेयर हो गई, तो बेटा बच गया ना। अब क्या करोगे, बाय जाओ, अरे रुक जाओ, रेंसिडिटी पढ़ लो। रेंसिडिटी की डेफिनेशन पता है क्या है, ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना। मैं कहता हूं जब खाने में जंग लग जाए तो रेंसिडिटी हो गई, खाने में जंग लग गया, खा नहीं पाओगे तुम, खत्म बात हो गई। कैसे बचाओगे खाने में जंग लगने से, सर सबसे पहले तो फ्रिज में रखूंगा, रख दो। एयर को नाइट्रोजन से पैक कर दो, रिप्लेस कर दो, इसीलिए चिप्स में नाइट्रोजन भरा जाता है, नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है। या फिर वैक्यूम पैकिंग कर दो, बात ही खत्म, वैक्यूम पैकिंग कर दो, हवा को जाने ही मत दो उधर। या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, बात खत्म। बच गई रेंसिडिटी और तुम्हारा बच गया PA1 और तुम्हारी इज्जत, चैप्टर हो गया खत्म। लेकिन ये क्या है, देखो 25 दिन का हमने आप लोगों के साथ प्लान किया है, 8 जून से 2 जुलाई तक। इस 25 दिन में PA1 का सिलेबस हम आपको रैप अप करके देंगे। 30 मिनट में भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे आने वाले समय में हम 15 मिनट में भी चैप्टर पढ़ाएंगे, जो आपको फायदा देगा। इसके अलावा हम लाइव सेशंस में आके आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल रहा है। इन सब के बावजूद तुम नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि तुमको कोई ट्रैक करने वाला नहीं है। तो तुम फ्री में अगर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हो बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ट्रैकर का लिंक है, जाइए उसे डाउनलोड कीजिए, और जैसे ही तुम डे 1 पे तुमने जो जो कंप्लीट कर लिया उस पे टिक कर लीजिए।
और देखते रहो, खुद को कंपेयर भी करते रहो कि तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हुआ है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स का प्रोग्रेस कितना हुआ है। तो हमेशा कहा जाता है सेल्फ एनालाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू डू टू योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। सो गो गाइज, ट्रैक योर प्रोग्रेस। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। PA1 का अच्छा रिजल्ट तो हम देकर मानेंगे। एंड गेम की पूरी टीम आपके PA1 का सिलेबस एंड करके ही मानेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। Unacademy. Let's crack it.